साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 2 यमुना नदी की कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 2 यमुना नदी की कहानी। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ में यमुना नदी के महत्व, इतिहास और वर्तमान दशा का विवरण किया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। क्या है हमारे देश की राजधानी? दिल्ली। क्या आप बता सकते हैं दिल्ली किस नदी के तट यानी किनारे पर बसा हुआ है? क्या आप यह जानते हैं कि श्री कृष्ण किस नदी के किनारे जन्मे और पले बड़े? तो उत्तर है हमारी यमुना नदी, जिसे प्यार से कई लोग जमुना के नाम से भी पुकारते हैं। उत्तर है यमुना नदी, जिसे लोग जमुना भी कहते हैं। यमुना की कहानी गंगोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री यमुना की कहानी यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री एक पहाड़ी चोटी का नाम है जो कि हिमालय में है। इस स्थान से आप मानचित्रवली अर्थात एटलस में भी इसे ढूंढ सकते हैं। थोड़ा और ऊपर जाने पर अपने साथियों के साथ आप यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। यदि आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आप अपने साथियों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आ सकते हैं। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितने? 1376 किलोमीटर। इतनी दूर तक पानी को ढोने के बाद यमुना अपने बड़ी नदी गंगा में मिल जाती है। वो किस में मिलती है? गंगा में। दो नदियों के मिलने की जगह को संगम के नाम से जाना जाता है। ऐसी मिलन स्थली को प्रयाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग भी कहते हैं। जैसे कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। यहाँ पर विभिन्न नदियां आपस में आकर मिलती हैं, उनका संगम होता है। इलाहाबाद को प्रयागों को राजा मानकर इसे प्रयागराज के नाम से संबोधित किया जाता है। अब वो क्या है? प्रयागों का राजा, इसीलिए इसे प्रयागराज का नाम दे दिया गया। इसी भावना का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर यानी परिवर्तित करके प्रयागराज रख दिया है। इस जगह की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि यहाँ दो बड़ी और पवित्र नदियां अर्थात गंगा और यमुना मिलकर एकाकार हो जाती है, यानी दोनों मिलकर एक हो जाती है। इलाहाबाद के संगम को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी जमाने में तीन नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आकर मिलती थी, लेकिन अब सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है यानी गायब हो गई है। अनुमान ये लगाया जाता है कि इस नदी यानी सरस्वती नदी में इतनी मिट्टी बहकर आई कि हजारों सालों में उस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा अंश यानी थोड़ा थोड़ा हिस्सा तलछट के रूप में नदी को पाटता गया, यानी नदी के अंदर जमता गया और वो नदी को बंद करता गया। और एक दिन ऐसा आया कि पूरी की पूरी ही नदी उस मिट्टी के उससे बंद हो गई, यानी पूरी जो नदी थी वो पट गई। यदि सरस्वती नदी की तलछट की सफाई यानी उसकी अंदर जो उसका गहराई है उसकी सफाई, उसके तले की सफाई करने वाले लोग नियम पूर्वक उसकी सफाई करते तो पूरी की पूरी नदी कभी भी बंद नहीं होती, गायब नहीं होती। सोचो कि नदी के गायब हो जाने यानी लुप्त हो जाने से उसके किनारे बसे हुए लोगों पर क्या बीती होगी। कहाँ से वो पानी लेकर आए होंगे, कहाँ से उन्होंने फसल को पानी दिया होगा, कहाँ से उन्होंने अपने पानी पीने का गुजारा किया होगा। पशुओं के पीने का पानी भी नहीं, नहाने धोने और सफाई का भी पानी उन लोगों के पास में नहीं होगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय इलाके में उछलती कूदती पहाड़ी नदी के रूप में बहने के बाद यमुना पौंटा साहिब के पास हथनी कुंज नाम की जगह पर मैदानी क्षेत्र यानी प्लेन में एंटर हो जाती है, प्लेन में प्रवेश कर लेती है। हथनी कुंज तक यमुना का पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है।
इस रफ्तार की ध्वनि यानी इस रफ्तार की जो आवाज है उसको आराम से सुना जा सकता है। पानी का रौद्र रूप आवाज लेकर अपने साथ बहता है। हथनीकुंड के बाद हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए दिल्ली की सीमा में ये प्रवेश करती है यानी घुसती है। दिल्ली के बाद में यह फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और हमीरपुर होते हुए इलाहाबाद में इसकी यात्रा पूरी हो जाती है यानी इलाहाबाद में इसकी यात्रा समाप्त होती है। जो नदी बहते बहते समुद्र में जा मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र नदी। उसे स्वतंत्र नदी के नाम से जाना जाता है, वो है गंगा नदी। ऐसी नदियों में बीच-बीच में दूसरी नदियां मिलती रहती हैं। बीच-बीच में मिलने वाली नदियों को सहायक नदी के नाम से जाना जाता है या फिर उन्हें सहायक नदी कहते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में यमुना नदी विशेष है, यानी विशेष रूप से यमुना नदी गंगा में आकर मिलती है। हर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है यानी स्टोरेज का कुछ क्षेत्र होता है। जल ग्रहण क्षेत्र उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां से नदी में जल आ सकता है। अतः जल ग्रहण की हर मानवीय गतिविधि नदी के जल को प्रभावित कर सकती है। यमुना नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 3,45,848 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,45,848 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 6 राज्य शामिल हैं। इनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, हिंडैन, टोंस, बेतवा और केन। इनमें चंबल सबसे बड़ी नदी है। यमुना में हर साल लगभग 100 अरब लीटर जल बहता है। कुल प्रभावित जल का 80% भाग 3 बरसाती महीनों में बह जाता है। कितने? 3 बरसाती महीनों में बह जाता है। इसीलिए अन्य ऋतुओं में यमुना नदी में पानी कम रहता है। सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से निकलने वाली पहली नहर खुदवाई, जो हरियाणा के हिसार जिले तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी? हरियाणा के हिसार तक। बाद में बादशाह अकबर ने इसकी एक शाखा दिल्ली तक खुदवाई। अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत कराई। इसे पश्चिमी यमुना नहर का नाम भी उन्होंने दिया। यह नहर हथनीकुंड के पास स्थित ताजेवाला बैराज से शुरू होती है। वहीं से पूर्वी यमुना नहर भी शुरू होती है। आगरा नहर दिल्ली स्थित ओखला बैराग से शुरू होती है। क्या आप बता सकते हैं कि नदी में नहरें आखिर क्यों बनाई जाती है? इसका कारण एक तो यह है कि जिन क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां भी वह पानी पहुंचाकर लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और दूसरा कारण यह है कि बरसात में जब पानी में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के पानी को नहरें अपने में रोक लेती हैं, अन्यथा वहां अतिरिक्त पानी तबाही यानी बाढ़ का रूप आ सकता है। तीसरा कारण यह है कि मुख्य धारा द्वारा ज्यादा पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि नहरों की जल द्वारा मैदानों में ही प्रयोग में ले लिया जाता है, उसे रोक लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यमुना नदी का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, उसकी समस्या बढ़ रही है। पानी में बाहर से डाले गए अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा या मल जैसे गंदे पदार्थ पानी को लगातार खराब कर रहे हैं, उसे सड़ा रहे हैं। इससे जल उपयोग के लायक नहीं रहता। इसी को जल प्रदूषण कहा जाता है, यानी पानी को गंदा करना ही जल प्रदूषण कहलाता है। साफ सुथरा स्वच्छ जल के लिए बहुत आवश्यक है कि जल बहुत जरूरी है, पर अब यह एक दुर्लभ वस्तु हो गई, यानी मुश्किल से मिलने वाली चीज हो गई है स्वच्छ जल, साफ पानी। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है शहरों से आने वाले गंदे नाले और उद्योगों का कचरा। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे अनेक बड़े शहर, औद्योगिक नगर बसे हुए हैं, यानी फैक्ट्रियों वाले नगर बसे हैं। इन शहरों से
कई नाले गंदा पानी यमुना में सीधा आकर मिल जाता है और वो नदी के जल को गंदा करता है, प्रदूषित करता है, खराब कर देता है। शहरों की नगर पालिकाओं और नगर निगम का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने शहर के गंदे पानी को साफ करने के बाद उसे नदी में मिलाएं, ताकि जल जो नदी का है, जो स्वच्छ जल है, वो प्रदूषित ना हो। पर बहुत कम नगरों में गंदे पानी को साफ करने की सुविधा मौजूद है। यमुना नदी के किनारे स्थित 8 प्रमुख शहरों में लगभग 16 लाख लीटर गंदा पानी और रोजाना कचरा नदी में आकर मिल जाता है। जरा सोचिए, 16 लाख लीटर कितना ज्यादा पानी होता है जो नदी में मिलता है, तो वो पूरी तरीके से नदी को तबाह कर देता है, यानी उसके पानी को खराब कर दे रहा है। विकसित देशों की तरह हमारी नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक निस्त्राव है, यानी बहाव है। औद्योगिक धंधे तो केवल 20% प्रदूषण के लिए ही जिम्मेदार है। शेष 80% घरेलू मलमूत्र, जल और शहरी कचरा होता है। शहरी कचरे या मल जैसे मलजन में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पानी से मिलने पर ऑक्सीकृत होते हैं, यानी जिसे बोलचाल की दृष्टि में या बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं सड़ने लगते हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक भाषा में यहाँ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जल में वायु की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जरूरी तत्व है, यानी पदार्थ है। पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर मछलियां भी मरने लगती हैं। सामूहिक स्नान यानी एक साथ नहाने, धार्मिक अनुष्ठान यानी धार्मिक त्योहार या कुछ धार्मिक कृत्य, मवेशियों यानी जानवरों को नहलाने, नदी किनारे किसी मृत व्यक्ति को जलाने और छोटे शिशुओं और मवेशियों के शवों यानी डेड बॉडियों को पानी में नदी में बहाने से जल प्रदूषित होता है। सामूहिक स्नान के समय रोगों को फैलाने वाले बैक्टीरियाज भी वायरस और कारक पानी में फैल सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के समय नदी में पत्तियां, फूल, दूध, दही, सिर के बाल, आटा, अस्थियां और राख डाल जाते हैं। इससे भी प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, मथुरा और आगरा में बहुत सारे कारखाने हैं। कारखानों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद बचा हुआ पानी गंदगी लेकर वापस आता है। इसमें कई विषैले पदार्थ भी मिल जाते हैं, जिससे कोई भी केमिकल्स वगैरह उसमें मिल जाते हैं। जब उद्योगों का पानी नदी में मिलता है, तब प्रदूषित होने के साथ साथ पानी जहरीला भी हो जाता है। ऐसा पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कई कारखाने हैं, जिससे रंगीन पानी मिलकर यमुना में मिल जाता है। इसके प्रभाव में यमुना का पानी रंगीन हो जाता है। यमुना नदी में बरसात को छोड़कर बाकी ऋतुओं में पानी की कमी हो जाती है, वहां पानी कम रहता है। अधिक पानी में जब पानी गंदा मिलाया जाता है, तब उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। इसके विपरीत कम पानी में थोड़ा प्रदूषण भी प्रभावी ही होता है। यमुना नदी की स्थिति ऐसी है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान यमुना नदी की सफाई के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई है। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी। हम सबका कर्तव्य है कि नदियों को साफ रखने के लिए हम मदद करें। नदी के किनारे या नदी में बेकार की चीजें हमें नहीं फेंकनी चाहिए। तो नदी को साफ सुथरा बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में रोचक अध्याय लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पार्ट 2 यमुना नदी की कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दिल्ली नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना नदी के। दूसरा प्रश्न है, यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 1376। अगला प्रश्न है, कृष्ण जी
किस नदी के किनारे जन्मे, पले और बड़े हुए? यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में यमुना में पानी की कमी नहीं होती? गर्मी में। इलाहाबाद के संगम को कहते हैं त्रिवेणी। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, यमुना की कहानी यमुनोत्री से शुरू होती है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। मथुरा में कपड़ों की रंगाई के कई कारखाने हैं। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। साफ सुथरा जल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही। भविष्य में यमुना नदी संभवतः कुछ साफ हो जाएगी अगर हमने सफाई की और ध्यान रखा तो। यमुना का पानी सुगंधित होता है? नहीं। नहरें बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं? हाँ जी, नहरें बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है गंगा। जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से है। यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 1376। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहे उसको या हम प्रयागराज? प्रयागराज। यमुना के किनारे बसे किन्हीं 5 नगरों के नाम लिखिए। दिल्ली, मथुरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र नदी किसे कहते हैं? स्वतंत्र नदी किसे कहते हैं? गंगा को। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।